नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय समाज और शिक्षा। इसका हमारा ये सेकंड मॉडल पेपर है, तो आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई। और इस मॉडल पेपर की बात करें तो ये हमारा जो मॉडल पेपर है ये आपका 70 अंकों का होगा। ये पेपर ही 70 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा 3 घंटे की होती है। इसमें आपको पास होने के लिए 28 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका सेकंड गैस मॉडल पेपर है। इसमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, एक बार क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर देंगे और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रीट के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो रीट के बैच आपको इसी एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। MCQ बैच हैं आपके। ठीक है, रीट पात्रता की तैयारी करने वाले रीट लेवल 1, ठीक है, BSTC वाले, उनको जो पात्रता का सिलेबस है MCQ बैच, वो आप लोग टॉपिक वाइज सभी को लेना होगा और आप लोग उसमें अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि पुस्तक का नाम है जर्मन आइडियोलॉजी। ये जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक है, इसके राइटर कौन है साथियों? आपको आंसर याद रखना है, कार्ल मार्क्स इसके राइटर है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संयुक्त राज्य संघ ने यानी UN ने किस दशक को आदिवासी दशक घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1994 से लेकर के 1904 का जो दशक है, जो समय है, उसको आदिवासी दशक घोषित किया है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, संविधान में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था साथियों? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, मैक्स वेबर ने पूंजीवादी समाज को कितने वर्गों में बांटा था? तो मैक्स वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा था। ये आपको याद रखना है। पहला था उच्च वर्ग, दूसरा था सफ़ेद पोशाक वाले श्रमिक, तीसरा था लघु संपत्ति वाले, और चौथा था शारीरिक श्रमिक का वर्ग। तो ये आपके 4 वर्ग आपको याद रखने हैं। अगला है, आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या था? तो आर्य समाज का मूल सिद्धांत साथियों, वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखना, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और आपसे पूछे कि प्रकृति की ओर लौटो, बताओ भाई, प्रकृति की ओर लौटो, है ना, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा आपका रूसो। ये भी आपको याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, ये दोनों ही प्रश्न आपके पेपरों में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण किसने किया था? तो गवर्नर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण किया था। 8वां क्वेश्चन है, नगर न्यायपालिका के अलावा बनाए गए 3 अन्य आयोगों के नाम बताइए। तो देखिए, आपको 3 आयोगों को मैं नाम बता रहा हूँ या 4 के बता दूंगा। पहला है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, और चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और 5वां आपका ये है न्यायपालिका। ठीक है। उसके बाद है, जेंडर का संबंध किससे है? 9वां क्वेश्चन, जेंडर का संबंध किससे है? तो जेंडर का संबंध समाज व संस्कृति से है। इसका संबंध पुरुष उचित व स्त्री उचित गुणों, विशेषताओं, व्यवहारों और उनकी भूमिकाओं से होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है भाई। क्या अंतर है? औपचारिक शिक्षा नियम पूर्वक तरीके से होती है और अनौपचारिक शिक्षा प्राय घरों में अपनी परंपरागत रूप से संबद्ध पुश्तैनी धंधों से होती है। कठपुतली बनाने में गाडोलिया, कठपुतली बनाने वाले गाडोलिया लोहार, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मकांडी पंडित, लोक नर्तक जो होते हैं ना, ये सब के सब, ठीक है, आदि औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त कर अपनी जीविका चलाते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समाज का क्या संबंध है? अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ समाज होता है। विद्यालय में यदि प्रबंध और व्यवस्था सही है तो विद्यार्थी नियमित आएंगे। यदि अध्यापक रुचि लेते हैं तो विद्यालय की व्यवस्था भी ठीक तरीके से चलेगी। अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले
बच्चे समाज का विकास करेंगे तथा समाज भी उन्नत अवस्था में आएगा। अब आपको अथवा में याद रखना क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है। जो मैं आपको अथवा में क्वेश्चन बताऊंगा उनको भी आपको अपनी सीरीज में से याद करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 12वां, पलायन से बच्चों की शिक्षा कैसे प्रभावित होती है, समझाइए। ठीक है भाई, तो देखेंगे जब व्यक्ति पलायन करता है तब वह अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करता है, जिससे उस परिवार के बच्चों पर इस पलायन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ इस प्रकार पलायन करते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है पलायन का, देखिए। नंबर 1, बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब कोई बच्चा अपने परिवार के साथ पलायन करता है तो उसकी शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह अपना राज्य तथा स्थान छोड़कर दूसरे परिवेश में जाएगा तो उसे शिक्षा ग्रहण करने में समस्या आएगी। नई जगह पर नई भाषा सीखेगा, नए पाठ्यक्रम को पढ़ने में भी उसे समस्या आएंगी। दूसरी समस्या आएगी बच्चों के स्वास्थ्य पर। जब लोग पलायन करते हैं तो उनकी जलवायु और वातावरण में बदलाव आएगा, तो इसका प्रभाव भी बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तीसरा प्रभाव है बच्चों के संस्कार पर प्रभाव। जब व्यक्ति पलायन करता है तो वह अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति के लोगों के बीच में जाता है। हर जगह की संस्कृति में अंतर होने से बालक प्रभावित होगा। और चौथी समस्या आएगी बच्चों की एकाग्रता में कमी। पलायन के कारण जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो बच्चों में भाषा, संस्कृति, वातावरण, शिक्षा, रहन सहन आदि प्रकार के परिवर्तन आएंगे, जिनके कारण उनकी एकाग्रता भंग होगी और इसका प्रभाव सीधा शिक्षा पर पड़ेगा। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों। देखिए, प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, लिखिए। तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है, इस व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरी विशेषता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने पर, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार भी क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा भी लेती है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत भी निर्धारित हैं। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है। देखिए, बंधुता तथा न्याय से क्या तात्पर्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बंधुता और न्याय से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिक्षा विवाद को कैसे हल किया। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ पर एक अंग्रेजी शिक्षा थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यहाँ की जो भारत की उलझी हुई शिक्षा थी उसको कैसे उसका सॉल्यूशन किया, देखेंगे आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पाश्चात्य शिक्षावादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया और इसकी नीति क्या थी, सुनिए आप लोग। ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य था अभिजात भारतीयों में अंग्रेजी भाषा और साहित्य व विज्ञान का प्रसार करना था, पहला उद्देश्य। दूसरी बात करें इसमें कि प्राच्य विद्यालयों को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तीसरा था प्राच्य साहित्य का मुद्रण व प्रकाशन समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी राशि बचेगी उसका उपयोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान वर्ग पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरीके से विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने शिक्षा को सॉल्व किया था। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, भारत में अंग्रेजी शासन के उद्देश्य को लेकर प्राच्यवादी और आंग्लवादियों के बीच में क्या अंतर था, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन पर। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक क्यों थे, लेख लिखना है इस पर। वास्तव में गांधी जी आधुनिक मशीनरी के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने कई जगह पर लिखा है कि इन मशीनों ने भारत को गरीब बनाया है। उन्होंने कहा है कि उस नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि किस प्रकार मैनचेस्टर ने मशीन से बना कपड़ा भारत पहुंचाकर हथकरघा से बने कपड़े को घरेलू बाजारीकरण समाप्त कर दिया है। लेकिन गांधी जी इसके लिए मैनचेस्टर के मील मालिकों को जिम्मेदार नहीं मानते। वे कहते थे कि यदि हम लघु एवं कुटीर उद्योगों में तैयार वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जैसा कि हम पहले करते थे
तो हम अपना पैसा बचा पाएंगे और स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। इस तरह से हम स्वराज को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये था लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पद्धति से जुड़ी हुई बात है ये। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख ले चलेंगे। ठीक है भाई, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या होगी? ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको वैदिक शिक्षा क्या है इसके बारे में जानना है। वैदिक काल भारतीय सभ्यता के आरंभ होने से लगभग 1400 ईसा पूर्व का काल है। वैदिक काल में घर बच्चे का प्रथम स्कूल था, जो परिवार था वही पहला स्कूल माना जाता है। आज भी मानते हैं। अपने विकास एवं वृद्धि के साथ बालक बहुत सी बातों को अचेतन मन में ही सीख लेता है, अचेत ही सीख जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से भारत का प्राचीन काल इतना शानदार था कि विदेशी विद्वानों ने इसकी खूब प्रशंसा की थी। उन दिनों शिक्षा का मुख्य आधार वैदिक क्रिया थी। जीवन के सभी पहलुओं में धर्म अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत था। 4 वेदों का शिक्षा का प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। अब इस वैदिक शिक्षा की विशेषताएं देखिए। पाठ्यक्रम में वेद और वैदिक साहित्य का आध्यात्मिक व नैतिक पाठों के साथ प्रभुत्व था। इसमें शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी? श्रवण विधि, मनन विधि, दृष्टांत विधि और निर्देशन विधि का उपयोग करते थे। इसमें उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य, छात्र अध्यापक संबंध अत्यंत निकट का होता था वैदिक शिक्षा में। और शिक्षक के कर्तव्य क्या थे? अध्यापक की सेवा करना, अपने गुरु की सेवा करना, अधिगम तथा अध्ययन करना, सादा एवं पवित्र अनुशासित जीवन जीना, ये वैदिक शिक्षा के उद्देश्य भी है। ठीक है। शिक्षा के लिए समान अधिकार व नारी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य था। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा असफल क्यों हुई? विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए। ये बुनियादी शिक्षा जो थी महात्मा गांधी की शैक्षिक पद्धति, बेसिक पद्धति, जो आज़ाद होते ही भारत में ये फेल हो गई। क्यों हुई थी भाई? उसका कारण आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के गुण और दोष क्या थे? संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो पहले आपको गुण याद रखने। गुण है अंग्रेजी शिक्षा के, देखिए पहला है, भारत जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आता गया वैसे वैसे उन्नति के पथ पर अग्रसर होता चला गया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, वैज्ञानिक पद्धति का विकास हो रहा है और ललित कलाओं के विकास में भी उन्नति हुई है। ये तो है आपका अंग्रेजी शिक्षा के गुण। अगर हम इसकी कमी देखें, इसके दोष देखें, तो अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति भारतीय नहीं है। यह ग्राम प्रधान देश के लिए हानिकारक शिक्षा प्रणाली है। यह शिक्षा अंग्रेजी पाठ्यक्रम पर आधारित है और यह शिक्षा बहुत महंगी है। यह शिक्षा पद्धति पुस्तकीय ज्ञान को बढ़ावा देती है। तो ये इसके दोष हैं साथियों। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1882-83 में हुई थी। तो इसकी सिफारिशों का उल्लेख आपको याद रखना है। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी, हंटर कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। आगे बात करते हैं 18वां क्वेश्चन। निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन किस प्रकार का होता था या होता है, इसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के वर्ग हम लेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं, कृषक समुदाय के बच्चों का जीवन कैसा होगा। देखिए कृषक समुदाय के बच्चे भी स्कूल कम आते हैं या कम जाते हैं। इनके बच्चे माता पिता के साथ कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, सहयोग करते हैं उनका। ये बच्चे पशुओं के लिए चारा काटना, खेत पर रोटी पहुंचाना, निराई गुड़ाई करना, कपास चुनना आदि का काम करते हैं कृषक समाज के बच्चे। ईंट भट्टा मजदूरों के बच्चे कैसे होंगे? राजस्थान के जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है वहाँ ईंट के उद्योग लगाए जाते हैं और मिट्टी के साथ यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी रहनी चाहिए। तो वहाँ पर ईंट भट्टों पर अपने माता पिता के साथ वो बच्चे काम करते हैं। उसके बाद है घुमक्कड़ समुदायों के बच्चे। देखिए घुमक्कड़ समुदाय के बच्चों का बचपन कैसा निकलता है। हजारों वर्ष पहले राजस्थान में एक घुमक्कड़ समुदाय रहता था। जैसे रैबारी, रायका, आद्र एवं सहरिया काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर
आते जाते रहते थे। आज भी शहरी जनजाति राजस्थान के 12 जिले के आसपास मिलती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इनका विशेष योगदान रहता है। चौथा समुदाय है गडलिया लोहार। गडरिया लोहार समुदाय के बचपन। देखिए, गोडालिया लोहार के बच्चे औपचारिक शिक्षा तो नहीं लेते, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में बड़े निपुण होते हैं। लोहे की चीज़ें बनाना सीख लेते हैं। सरकार इनके लिए बस्तियां में विद्यालय बना रही है, परंतु इनको अपना पुश्तैनी धंधा पसंद है। कठपुतली बनाने वालों का बचपन देखिए। भाट में कठपुतली बनाने वाले राजस्थान में अच्छे कलाकार हैं। भाट तो मुख्य रूप से बंसावली सजोने का काम भी करते हैं। कठपुतली वाले प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाते हैं और उनको बेचते हैं। आज की बात करें तो कठपुतली जो कला है एक व्यावसायिक सिस्टम बन गया है, पूरा बाजारीकरण होने लग गया है इसका आजकल। शहरों में कामकाजी बच्चों का बचपन देखिए। शहरों में कामकाजी बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ बच्चे ढाबे, कुछ बच्चे होटलों पर काम करते हैं, तो कुछ लड़कियां घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करती हैं। बालक ढाबों पर काम करके अपना कठिन परिश्रम करते हैं, तो कुछ बच्चे कारखानों में काम करते हैं, तो कुछ बच्चे नगीने तराशने का काम भी करते हैं। तो ये है आपके कामकाजी बच्चों का बचपन। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, दलित समुदाय से क्या तात्पर्य है। दलित समुदाय की शैक्षिक पद्धति को स्पष्ट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं हमारे 19वें प्रश्न पर। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों कौन कौन सी हैं, उनको दूर करने के उपाय बताएंगे। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने जैसे महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि ने बालिका शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि एक बालिका भी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को भी शिक्षित करेगी। और ध्यान रखना, अगर बालक एक पढ़ता है तो उससे केवल एक परिवार शिक्षित होगा, लेकिन अगर बालिका एक पढ़ेगी तो उससे 2 परिवार शिक्षित होंगे, एक तो उसका ननिहाल का और दूसरा उसकी ससुराल का। अतः महिला पुरुष दोनों के शिक्षित होने से आपसी समझदारी और उत्तरदायित्व का निर्वाह आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आप अगर आगे चल के अपने अभिभावक का कर्तव्य निभाएंगे सभी साथियों, तो आप सभी को अपने बच्चियों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। उनको अनपढ़ नहीं रखना है, उनको केवल साक्षर ही नहीं बनाना, उनको एक अच्छी शिक्षा देनी है। अब बालिका शिक्षा में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। निर्धन अभिभावक बालिकाओं को शिक्षित करने के बजाय उन्हें मजदूरी करने भेजना तथा घर के कार्यों के लिए रोकना ज़्यादा उचित मानते हैं। दूसरा कठिनाई आती है कि दूसरी कठिनाई बालिकाओं को शिक्षित करना धन की बर्बादी मानते हैं। तो ये मैं इस पक्ष के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बर्बादी का की बड़ी बड़ा सौभाग्य की बात है। देखिए, एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के समाज में कुछ जो निचली जातियाँ हैं या ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हमें बेटी को पढ़ाना मंजूर नहीं है, पर रिश्ते के लिए अपने बेटे को एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। ये आजकल का दृष्टिकोण है ग्रामीण क्षेत्रों का कि बेटी भले ही ना पढ़े पर बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आपकी बेटी ही नहीं पढ़ेगी तो वो किसी की बहू पढ़ी लिखी कैसे बन जाएगी। तो खुद अपनी बेटी को खुद पढ़ाएंगे। हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरी बेटी एक अच्छी पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर पहुँचे, या फिर इतना समझदार बन जाए पढ़ लिख के कि वो अपना संचालन खुद कर सके ठीक से। और तो आप सभी के लिए भी यही करना होगा, ठीक है। दुर्गम स्थानों पर रहने के कारण बालिकाओं को स्कूल तक भेजना कठिन होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कन्या स्कूलों के अभाव के कारण भी बालिकाओं की शिक्षा की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। संकीर्ण रूढ़िवादी विचारधारा के परिवारों की बालिका भी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होती है। तो मैंने आपको बोला ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सोच वाले विद्यार्थी ये सोच वाले अभिभावक होते हैं, उनकी सोच संकीर्ण होती है, रूढ़िवादी परंपरा से आज भी ग्रस्त हैं वो लोग। उनकी कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। अब बालिका शिक्षा की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय देखिए। कन्याशालाओं की व्यवस्था की जाए, दुर्गम पहाड़ी और गांवों में जाकर शिक्षा के महत्व को समझा करके शैक्षिक जागरूकता फैलाई जाए, है ना। उसके बाद है बालिका भी देश के विकास में सहायक है, इसकी जागृति दी जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अन्य घरेलू विषयों को जोड़ा जाए। दुर्गम स्थानों और ग्रामों में स्कूल की स्थापना की जाए, जिससे उन स्थानों की बालिका आकर के पढ़ सके। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, जेंडर सशक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत
बालिका शिक्षा की समस्या के लिए समाधान प्रस्तुत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिएगा। भारत की संघीय व्यवस्था देखिए आप लोग, भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से द्विस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। उसमें एक तो है संघ सरकार, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं, और केंद्र सरकार कहते हैं। संघ सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी होती है राज्य सरकार। ये दो स्तर होते हैं सरकार के। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना होता है, और राज्य सरकार केवल अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, और ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी, पहले देखेंगे संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, ध्यान रखना। इस सूची में रक्षा, विदेशी मामले, प्रश्न यहाँ से बन सकता है छोटा कि बैंकिंग प्रणाली को किस सूची में जोड़ा गया है, तो संघ सूची में। शिक्षा को किस में जोड़ा गया है, समवर्ती सूची में। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये संघ सूची में आते हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। बात करें राज्य सूची की, तो इसमें आता है पुलिस विभाग, व्यापार, कृषि एवं सिंचाई जैसे प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची के विषय में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। उसके बाद अगली जो हमारी है समवर्ती सूची। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार दोनों का हो सकता है। लेकिन दोनों के कानून में अगर कोई टकराव हो जाए तो उस स्थिति में केवल केंद्र सरकार का कानून मान्य किया जाएगा। और एक होती है हमारी अवशिष्ट सूची। इसमें क्या आता है, इसमें वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनका कोई भी उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है। उसमें आता है एक तो साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर कानून, ये स्पेशली अवशिष्ट सूची में आएगा। इन विषयों पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायिका का होता है। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, नागरिक के प्रमुख कार्य बताइए। ध्यान रखना भाई, नागरिकता क्या है और इस नागरिक के प्रमुख काम। अब हम आते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन पर। अंग्रेजों से पहले देशज शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, समझाइए। अंग्रेजों से पहले देशज शिक्षा व्यवस्था अलग तरह की थी। प्राचीन भारत में मुनियों, महर्षियों की समुचित व्यवस्था की गई थी, और यह शिक्षा 2 प्रकार की थी। पहली थी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का उल्लेख प्राचीन समय में कहीं पर नहीं मिलता। उस समय बालकों को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ उनके लिए पृथक गुरुकुल की स्थापना की जाती। वैदिक काल में उच्च शिक्षा का श्री गणेश माना जाता था। वैदिक काल के पश्चात आई बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र मठ खोले गए थे, और बौद्धों ने अपने मठों से पृथक व स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए अवसर किसी को नहीं दिया था। यद्यपि धार्मिक और लौकिक शिक्षा की व्यवस्था पूर्णतः भिक्षुओं के हाथ में थी, फिर भी इनका संचालन लोकतंत्री सिद्धांतों के आधार पर था। वैदिक काल की तरह ही बौद्धकालीन शिक्षा को भी 2 रूपों में बांटा गया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा के बाद मध्यकालीन शिक्षा मनुतनों व मदरसों में समुचित थी। भक्तन प्रारंभिक शिक्षा और मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम शासकों, धनी व्यक्तियों एवं विद्या प्रेमियों ने मस्जिद से जुड़े हुए भक्तन में मदरसे स्थापित किए थे। अब आपको अथवा में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं साथियों, और ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको रटने हैं, ठीक है। प्राच्य शिक्षा नीति
और पाश्चात्य शिक्षावादी नीति, इन दोनों में अंतर क्या है। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल की शिक्षा में मैकाले के विवरण पत्र व प्राच्यवादियों के विचार के प्रस्तुतिकरण दीजिए। तो ये दो प्रश्न हैं आपके लिए याद करने को, ये दोनों भी आपको याद करने हैं और रटना है पूरी तरीके से इन दोनों को। ठीक है भाई, चलिए आज का ही हमारा पेपर ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।